हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम समझते हैं अबाउट फ्यू लेथ ऑपरेशंस। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि लेथ क्या होती है और लेथ के टूल्स क्या होते हैं और लेथ किस तरह से किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और पार्ट्स ऑफ लेथ क्या क्या होते हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे लेथ ऑपरेशंस के बारे में। लेथ ऑपरेशंस में पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आप आज के टॉपिक के रेफरेंस वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करके इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए, वैसे तो लेथ ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं बट हम कुछ ही लेथ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है लेथ ऑपरेशन आता है जिसका नाम होता है फेसिंग। The lathe operation of finishing the ends of the work to make the end flat and smooth and to make the piece of required length is called facing। जब हमारे पास कोई सिलेंडर है वो यहाँ से और यहाँ से यानी कि जहाँ पे उसका ये गोले होते हैं वहाँ से रफ़ है, हम चाहते हैं कि वो प्लेन हो जाए और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक डेफिनेट साइज़ मिल जाए। तो हम यहाँ से जो है टूल को इस तरफ को चलाएंगे और इस एरिया को हम प्लेन कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं फेसिंग। इसी तरह से हमारे पास और भी जो ऑपरेशंस हैं तो इन डायग्राम्स की मदद से आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फिर आता है हमारे पास नर्लिंग। नर्लिंग होता है जो हमारा ऑलरेडी टर्न्ड फेस है, यानी कि टर्निंग होने के बाद जो फेस रेडी हुआ उसके ऊपर हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाना है ताकि हम उसको होल्ड कर सकें। उसके सरफेस को रफ़ करना है बट इन अ डेफिनेट शेप। तो हम यहाँ पे नर्लिंग टूल की मदद से टूल आगे चलाएंगे और यहाँ पे ये शेप आ जाएगी। स्ट्रेट टर्निंग यानी कि इस सिलेंडर के साइज़ को रिड्यूस करना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से इसको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चलाना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट टर्निंग। इसी तरह से हमारे पास आगे आता है एसेंट्रिक टर्निंग। एसेंट्रिक कटिंग या एसेंट्रिक टर्निंग यानी कि हमें जो टर्निंग करनी है वो हमें सेंटर लाइन पे नहीं करनी। यानी कि अगर ये सिलेंडर है हमारे पास, अगर ये सिलेंडर है इस तरह से और ये उसकी सेंटर लाइन है, तो हमें यहाँ पे टर्निंग करके इसको छोटा नहीं करना, हमें यहाँ पे कुछ एरिया करना है, फिर यहाँ पे कुछ करना है। जिस तरह से हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, गाड़ी की जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कुछ इस तरह की रहती है। तो इसके अंदर ये जो पीसीज हैं ये सारे आउट ऑफ द सेंटर हैं, यानी कि इनकी सेंटर एक्सिस सेम नहीं है। इस केस में जब हमें टर्निंग करनी है यानी कि इसके साइज़ को रिड्यूस करना है तो उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक टर्निंग। टेपर टर्निंग होती है हमारी जब हमें यहाँ पे किसी सिलेंडर को स्ट्रेट से हमें कुछ इस तरह से कोनिकल शेप का बनाना है, यानी कि यहाँ पे टेपर बनानी है, तो उसको हम करते हैं टेपर टर्निंग की मदद से। हम क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट को या तो डिग्री देके या टूल को थोड़ा टेढ़ा करके और सैडल को आगे पीछे चला के जो है ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली हम जो है ये टेपर जितनी डिग्री की चाहिए हो या जो भी हमें लीनियर साइज़ भी दिया हो तो उससे हम जो है इसको रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होती है अंडरकट। अंडरकट होता है हमारा, एक हमारे पास सिलेंडर है, हमने इस सिलेंडर के सामने ड्रिल लगाया और यहाँ पे एक होल रेडी कर लिया। इस होल के अंदर अगर यहाँ पे एरिया थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो हम इस तरह का एक टूल लेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ चाहिए और यहाँ पे फिर जो है हम उसको उस डायमीटर को इंटरनली बड़ा कर देंगे, तो उसको बोलते हैं अंडर कट। बोरिंग हम कहते हैं जब हम किसी ड्रिल्ड होल को और बड़ा करें विद द हेल्प ऑफ अ टूल, तो उसे कहते हैं बोरिंग करना। इसी तरह से अगर हमें कोई दो पीसीस को अलग अलग, एक सिलेंडर को एक काट के दो पीसीस में रेडी करना है, तो हम यहाँ पे पार्टिंग टूल लगाएंगे जिसकी शेप कुछ
इस तरह से होती है, ये उसकी टिप रहती है और ये पीछे उसके, इसको हम हिंदी में सरिया बोल देते हैं, इसको हम रॉड भी बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग साइजेस ऑफ इंचज़ में अवेलेबल होता है। इसके आगे हम टूल लगा के और जो है इसको यहाँ से कट करते हैं और ये दो पीसीज में अलग अलग हो जाता है। इसे कहते हैं पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग करना, PARTING, पार्टिंग। चैम्फरिंग होता है, ये सिलेंडर है, रेडी हो गया, टर्निंग हो गई, फेसिंग हो गई, तो ये किनारे तीखे हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा स्मूथ एंड ऑफ हो जाए, ताकि वो जो तीखे एजेस हैं वो तीखे ना रहें, थोड़े से बेंट ऑफ हो जाएं। तो हम जो है टूल को उसके कोने पे लगाएंगे और जो है वो वहाँ से शेप इस तरह से ले लेगा, जिसको हम बोलते हैं पार्टिंग और चैम्फरिंग। तो इसी तरह से जो है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। फेसिंग हमने पढ़ लिया। स्ट्रेट टर्निंग, द लेथ ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग परफेक्टली सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वर्क इज नोन एज सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट टर्निंग। इट मे ऑल्सो बी सिंपली नोन एज टर्निंग। फिर टेपर टर्निंग, द लेथ ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग और प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल कोनिकल सरफेस ऑन अ वर्क इज नोन एज टेपर टर्निंग। द लेथ ऑपरेशन चैम्फरिंग, द लेथ ऑपरेशन of beveling the external edge of workpiece with the help of chamfering tool is known as chamfering। हमें इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है जब भी हमें क्वेश्चन आए, और साथ में हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो भी हम लेथ ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्टिंग ऑफ, द लेथ ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ वर्कपीस फ्रॉम लॉन्ग बार आफ्टर इट हैज़ बीन मशीन टू डिजायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज पार्टिंग ऑफ। Knurling, the lathe operation of checking the surface of workpiece of rolling depression into surface is known as knurling। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है समझा दिया है, ये बस उसकी डेफिनेशंस हैं। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग, द लेथ ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ हेलिकल ग्रूव ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस बाय फीडिंग द टूल लॉन्गिट्यूडनली टू द रिवॉल्विंग वर्क इज नोन एज एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग मीन्स हमें एक नट या बोल्ट तैयार करना है, तो जब बोल्ट तैयार करना है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग। इंटरनल होगी जब हम नट तैयार करेंगे। थ्रेडिंग यानी कि उसके ऊपर जो ग्रूव्स बने होते हैं, नट या बोल्ट के ऊपर जो ग्रूव्स रहते हैं जो टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, जिसको हम हिंदी में आम भाषा में जो है चूड़ियाँ भी बोल देते हैं। तो वो चूड़ी डालना या वो जो ग्रूव्स डालना जो है उसको हम बोलते हैं थ्रेड, जो कि हमारा लेथ मशीन पे भी हो सकता है। असेंट्रिक टर्निंग, द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ अ वर्कपीस विद its axis parallel to but not coincident with the normal axis of workpiece is known as eccentric turning। Drilling, the operation of producing a hole or enlarging an already existing cylindrical hole with the help of a drilling tool is known as drilling। और जब ये existing cylindrical hole जो होगा वो दी हेल्प ऑफ टूल होगा तो उसको हम बोल देंगे बोरिंग। अगर ड्रिल से किया जाए तो ड्रिलिंग, अगर टूल से किया जाए तो बोरिंग। रीमिंग, द ऑपरेशन ऑफ फर्दर फिनिश्ड एंड साइजिंग ऑफ ऑलरेडी ड्रिल्ड और बोर्ड होल विद अ रीमिंग टूल इज नोन एज रीमिंग। जब हम एक ड्रिल कर देते हैं होल को या बोर कर देते हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि उसमें ओवल्टी हो, उसमें थोड़ा सा टेपर हो, तो उस ओवल्टी को, उस टेपर को जो है किसी भी वजह से उस प्रोसीजर में आ गई हो, उसको रिमूव करने के लिए और वेरी वेरी माइन्यूट साइज़ को भी अगर इंक्रीज़ करना तो हम एक रीमर टूल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्रिल के जैसा ही दिखने जैसा होता है, बट उसके आगे कोनिकल सरफेस नहीं होता, वो आगे से बिल्कुल फ्लैट होता है, बट उसका बाकी सरफेस कुछ कुछ ड्रिल की तरह ही लगता है। तो उसको हम जो है उस होल के अंदर इंसर्ट करते हैं और हमारे को जो है वो कोई ओवल्टी हो, कोई टर्निंग के प्रोसीजर के टाइम पे कहीं पे कोई टेपर आ जाए कुछ ही वजह से, तो वो रिमूव हो जाती है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं रीमिंग। अंडर कटिंग, द ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग द डायमीटर ऑफ स्मॉल सरफेस विद इन द लेंथ ऑफ अ ड्रिल्ड और बोल्ड होल इज नोन एज अंडर कटिंग। यानी कि ऑलरेडी किए गए होल के अंदर जो है हमें ड्रिल करना है तो उसको हम बोलते हैं
ड्रिल करने के बाद साइज़ को किसी एक छोटे से पार्ट में करना है तो उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। करने के बाद उसे हम बोलेंगे अंडर कटिंग। तो इसी में आगे आ जाता है हमारे पास कटिंग स्पीड्स, फीड्स एंड डेप्थ ऑफ कट। ये 3 डेफिनेशंस हैं, यानी कि कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है इन अ लेथ ऑपरेशन। कटिंग स्पीड होता है द स्पीड एट विच द मेटल इज रिमूव्ड बाय द टूल फ्रॉम द वर्कपीस इज नोन एज कटिंग स्पीड। जिस स्पीड से मेटल को रिमूव करा जाएगा फ्रॉम अ वर्कपीस उसे कहते हैं कटिंग स्पीड। ये होता है एन कटिंग स्पीड 100 इंटू एस अपॉन पाई डी। एस होता है कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो ये रोटेशंस पर मिनट में हमें कटिंग स्पीड जो है मिल जाती है। डेप्थ ऑफ कट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम machined surface on application of a cut to the uncut surface of workpiece is known as depth of cut। depth of cut होता है d माइनस डी अपॉन टू। डी मतलब ओरिजिनल डायमीटर, छोटा स्मॉल डी यानी कि जो डायमीटर अब तैयार हो गया। ये हमारा सिलेंडर था, ये हमने टर्न करके आगे से छोटा कर दिया, यहाँ पे हमने टूल लगाया था। तो ये जितना साइज़ है ये, इसे हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट कि कितना हमने कट को लगाया। यानी कि अगर ये डी था तो ये स्मॉल डी हुआ, तो ये हुआ डी माइनस डी बाई 2, यानी कि ये इसका भी आधा। ये दोनों को आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास डेप्थ ऑफ कट। इसी तरह से होता है हमारे पास फीड। The distance which the lathe tool advances for each revolution of workpiece is known as feed for turning। यानी कि एक बारी जो वो सिलेंडर है जो कि हमारा ये सिलेंडर है जो कि लेथ के चक में घूम रहा है इस तरह से, और टूल जो है यहाँ पे लगाया और इस तरफ जा रहा है टूल, तो इसका एक चक्कर पूरा 360 डिग्री घूमने पे ये टूल कितना ट्रैवल किया इसको बोलते हैं फीड। ठीक है जी। कटिंग स्पीड होती है कि कितना मटेरियल रिमूव हुआ, यहाँ से वर्कपीस से कितना मटेरियल रिमूव किया जा रहा है पर मिनट टाइम के हिसाब से। फीड होती है ये टूल कितना आगे चला। द डिस्टेंस विच द लेथ टूल एडवांसेस फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस इज नोन एज फीड। ये डिपेंड करता है साइज़ एंड शेप ऑफ वर्क, जितना साइज़ शेप बड़ा है फीड उस हिसाब से है। स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि अगर हार्ड मटेरियल है तो ऑटोमेटिकली फीड स्लो होएगी क्योंकि उसको काटने में समय लगेगा। मशीन कितनी अच्छी है, डेप्थ कितना कट का दिया गया है और टूल की शेप कैसी है। तो ये था हमारा अबाउट कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इसी के साथ हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में हमें जो लेथ के ऊपर इस तरह से जो हेड स्टॉक था और स्पिंडल निकल रहा है, इसके ऊपर हमने एक बड़ा सा हैवी ड्यूटी व्हील लगा रखा होता है जिसको हम बोलते हैं चक। इसके अंदर जॉज होते हैं छोटे छोटे, ये 3 जॉ टाइप भी हो सकता है और 4 जॉ टाइप भी हो सकता है। तो ये चक के अंदर ही जो है हम सिलेंडरिकल पीस को होल्ड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे हम उसको टाइट कर सकते हैं इस चक को। ये चक के अंदर ये जो जॉज होते हैं ये आगे पीछे मूवेबल होते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में हमारे पास होता है 3 जॉ चक और 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक। 3 जॉ चक होता है वो यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर अगर एक जगह से टाइट करेंगे तो सभी जॉज एक साथ मूव करते हैं। 4 जॉ में हमें इंडिविजुअली करना पड़ता है। 3 जॉ स्मॉल वर्क पीसीस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे सेल्फ सेंटरिंग जो है जॉब की नीडेड होती है, और 4 जॉ चक जो होता है उसके अंदर हमें जॉब को किसी स्क्राइबर की मदद से या किसी डिजिटल माइक्रोमीटर की मदद से जो है हम
उसको इस्तेमाल करते हैं डायल गेज की मदद से जो है हम उसको सेंटर करते हैं और धीरे धीरे करके जो है उसको जॉब को सेंटर पे लाते हैं ताकि उस पर जो है ऑपरेशंस किए जा सकें। तो लेथ ऑपरेशंस का और वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए ताकि आपको टॉपिक का अच्छा सा और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, आपको प्रैक्टिकली नज़र आ जाए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।